नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात का रण और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं और इस दौरान कई दिग्गजों की ओर से सुबह पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाला गया। इस दौरान क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा ने भी वोट डाला। रिवाबा जामनगर नॉर्थ सीट से प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज सौराष्ट्र, कच्छ और राज्य के दक्षिणी हिस्सों के 19 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है और पहले फेज की वोटिंग के लिए 25,393 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और इन पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। लिहाजा आज 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले चरण में 339 निर्दलीय भी मैदान में है। पहले चरण के जिन 89 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, वहां 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 48% जीत हासिल की थी और कांग्रेस ने 40% सीटें यहां पर जीती थी। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों पर कुल 788 उम्मीदवार मैदान पर है। 70 महिलाएं उम्मीदवार और 339 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 89 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 88, बसपा ने 57 और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार रखे हैं। इसके अलावा अगर बात सपा की कर ली जाए तो सपा यहां एक सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट को समर्थन कर रही है और बीटीपी ने भी अपने प्रत्याशी यहां पर उतार रखे हैं। आपको बता दें कि 5 साल पहले इन सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुआ करती थी, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस क्या अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाती हैं। तो चलिए सीधे ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि पहले चरण में वो कौन बड़े चेहरे हैं। आपके मुख्यमंत्री प्रत्याशी ईशुदान गढ़वी खंबालिया सीट मैदान में। आपकी गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया कातारगाम सीट से मैदान में। बीजेपी प्रत्याशी और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा जामनगर नॉर्थ सीट से प्रत्याशी हैं। बीजेपी विधायक हर्ष साघवी मजूरा विधानसभा सीट से मैदान में है। उनकी किस्मत भी आज ईवीएम में कैद होगी। बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी की किस्मत का भी फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। कांग्रेस के मौजूदा विधायक ललित काकठरे की भी पहले चरण में चुनावी प्रत्याशी हैं। कांग्रेस विधायक ललित वसोया की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद होगी। इसके अलावा कांग्रेस विधायक ऋत्विक मकवाना की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद होगी। कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी मोहम्मद जावेद पीरजादा की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद होगी। तो ये तमाम बड़े चेहरे जहां पर जो कि पहले चरण में ये बड़े चेहरे हैं जो आज चुनावी मैदान में रहने वाले हैं। पहले चरण के बड़े चेहरे ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी मोहम्मद जावेद पीरजादा की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद और इसी के साथ आपके मुख्यमंत्री प्रत्याशी ईशुदान गढ़वी खंबालिया सीट से मैदान पर है और बीजेपी प्रत्याशी और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा जामनगर नॉर्थ सीट से प्रत्याशी हैं। इसी के साथ आपकी गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया कतारगाम विधानसभा सीट से मैदान में है। बीजेपी विधायक हर्ष साघवी मजूरा विधानसभा सीट से मैदान में है। उनकी भी आज किस्मत ईवीएम में कैद होगी। बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी की किस्मत पर भी आज फैसला होगा। ईवीएम में कैद होगी उनकी किस्मत। कांग्रेस के मौजूदा विधायक ललित काकठरे की भी पहले चरण में किस प्रकार के इस चुनाव को आप ले रहे हैं? मैंने बेरोजगारी को ध्यान में रखकर वोटिंग किया है और महंगाई को ध्यान में रखकर वोटिंग किया है।
लास्ट 2 ईयर्स से बेरोजगारी और महंगाई बहुत ही बढ़ गई है। हम लोगों को काम भी कम हो गया है, इसलिए हमने मुद्दा तो यही रखा है कि युवाओं को बेरोजगार है और महंगाई बहुत बढ़ गई है। यही मुद्दा मेरे लिए तो महत्वपूर्ण है। नाम बता दीजिए। नाम है मेरा मनीष भाई आचार्य, राजकोट से। थैंक यू सर। बताया कि वो पहले चरण में बड़े चेहरे कौन हैं। आपको बता दें कि आपके मुख्यमंत्री प्रत्याशी ईशुदान गढ़वी खंबालिया सीट से मैदान पर, और इसी के साथ आपकी गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया कतारगाम सीट से मैदान पर हैं। बीजेपी प्रत्याशी और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा जामनगर नॉर्थ सीट से प्रत्याशी हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी विधायक हर्ष साघवी मजूरा विधानसभा सीट से मैदान में है और उनकी किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो लगातार तस्वीरें भी मतदान स्थल से सामने आ रही हैं। थैंक यू। नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम मीरल पटेल है। मैडम आपने तो चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से प्रवक्ता प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता रतन तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रियल आनंद जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। चलिए सीधा रुख बीजेपी का कर लेते हैं। सर, एक बहुत सिंपल सा सवाल आपसे, 27 साल बाद भी जनता आपको चुनेगी, ऐसा क्यों? भटनागर जी। अच्छा सवाल, चुनाव और उस सवाल का जवाब अगर मैं दूं तो जनता यूं चुनेगी कि हमने गुजरात के लिए किया है और गुजरात के लिए वो किया है इतने लंबे वर्ष तक जो उसकी जरूरतें थी, वहां के लोगों की, वहां की जनताओं की, वहां बहनों की जरूरत थी, उनको पूरा करा। क्योंकि आप अगर देखा जाए तो गुजरात को भी आप एक भारत की आर्थिक राजधानी कह सकते हैं और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार का ये प्रथम काम है, वो पूरा करे। और अगर आज जो चुनाव हो रहा है, आज जो प्रथम चरण का चुनाव है, वो एक बताएगा इस चीज के बारे में कि गुजरात में इतने लंबे वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, वहां के समाज के लिए, वहां के धार्मिक लोगों के लिए, वहां की जनता के लिए। ये चीज बहुत बड़ा है, चीजें हैं जो देश की और दुनिया सबने देखा कि गुजरात में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और उस चीज को लेके आज जहाँ गुजरात खड़ा है, उस चीज पे ही भारतीय जनता पार्टी ने वोट मांगा है, जनता का सपोर्ट मांगा है और हम पूरी उम्मीद और आश्वस्त हैं कि हमें गुजरात की समाज और जनता आशीर्वाद देगी और बहुत बड़ा आशीर्वाद देगी। आज हमने तो आपके माध्यम से एएनबी ने आज जो डिबेट रखी है, मैं उसके तो निवेदन करूंगा कि इस गुजरात की जनता को आज भारी मतों को प्रयोग करना चाहिए और एक अच्छी सरकार को पुणे लाने के लिए आगे आना चाहिए। और मैं तो पूरे गुजरात को बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि सुबह 6:30 बजे से देखिए जागरूकता कितनी बड़ी है कि लोग बाग लग गए। बहुत से लोगों का तो ये कहना था कि मैं आज लेट हो गया, नहीं तो जल्दी आ जाता हूँ 7:30 बजे 7 बजे और वोट पहला डालता हूँ। आज मेरा 10वां नंबर है। आज गुजरात में वो चीजें देखी, कंपटीशन है और मत का प्रयोग करने का अधिकार का कितना बड़ा वो चीज है कि एक जागरूकता गुजरात से सीखनी चाहिए हमें पूरे देशवर्ष को कि अपना वोट का प्रयोग करने के लिए किस तरह लोग आतुर हैं और आगे आके वोट डालने के लिए और अपनी सरकार को चुनने के लिए प्रथम पंक्ति में खड़े हैं। चलिए, लगातार हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता रतन तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन जी, 27 साल में ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको जीत तक पहुंचने में रोका? 27 साल से। रतन जी। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल को देख रहे तमाम दर्शकों का मैं प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 27 साल से गुजरात बेहाल है। 27 साल से लगातार आपने देखा होगा किस प्रकार पेपर लीक के मामले गुजरात नंबर 1 है। लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जहरीली शराब खुलेआम बिक रही है जिससे गरीब उसे पीकर मर रहे हैं। मोरबी का पुल गिरा
और उस पुल गिरने से 150 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा दिए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। और आप ये जानते हैं कि किस प्रकार मोदी जी के परम मित्र गौतम अडानी के पोर्ट पर लगातार ड्रग्स की बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिल रही हैं और उसके चपेट में युवा आ रहे हैं। यह सब मामले को कांग्रेस पार्टी ने पिछले वर्षों से मजबूती से उठाया है, लेकिन उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने दबाया है। आपने देखा लोकसभा में हमने जब मजबूती से जहरीली शराब का मुद्दा उठाया गुजरात का, हमारे माइक को बंद कर दिया गया और हमारे सांसदों को निलंबित कर दिया गया। हमने जब ड्रग्स के मामले उठाए, उस समय हमारे नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ने लगे। तो हम लोगों ने मजबूती से जनता की बात उठाई है, जनता की वकालत की है, और उस वकालत का आज सही दिन है, आज महापर्व है। आज जनता इस महापर्व में भारतीय जनता पार्टी को वोट का चोट देने जा रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ अपना रुझान दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाने जा रही है। चलिए रतन जी, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर बीजेपी से लूंगी, लेकिन उससे पहले लगातार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रियल आनंद जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, दोनों को आपने सुना, बीजेपी कांग्रेस, क्या कहेंगी एक रिएक्शन इन लोगों को सुनने के बाद, और गुजरात के रण को आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, गुजरात की राजनीति कोई आम राजनीति रही नहीं है। ये हम और आप और सारी आवाम जानती है कि गुजरात की राजनीति में एक ऐसी चांद और चमक रहती है जिसकी बराबरी कई राज्यों में नहीं हो पाती है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति देखने वाली थी, मुझे लगता है कि गुजरात की राजनीति भी देखने वाली रहेगी। और कई नए चेहरे, कई नए प्रत्याशी यहाँ पे अभी चुनाव में इस बार खड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी का चयन भी इस बार निर्धारित किया गया है। तो इस बार ये त्रिकोणीय जो राजनीति है, इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। रही बात कांग्रेस और भाजपा की, एक जो सदियों से इनकी जो मतभेद चलती आई है, इसमें दोषारोप तो हमेशा इनकी रही है, लेकिन कई नई चीजों पे, जैसे अभी रतन जी ने बोला कि बहुत सारी चीजों में बोला, तो रतन जी की जो पार्टी है और भाजपा की जो पार्टी है, काफी पुरानी पार्टी रही है और काफी समय से चलती आई है। कहीं ना कहीं इसमें एक नई स्ट्रैटेजी ये देखने को मिली है कि जैसे ये रोड शो वगैरह हो गया, आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ये नहीं कर रहे हैं, और फैक्ट टू बेसिक ये रहा है कि कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को एक नए वे में लेकर के चलना और राजनीति का एक नया स्ट्रैटेजी तय करना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति तो चलती आ रही है, लेकिन हमारी जनता को उससे क्या मुनाफा मिल रहा है, ये इस बार देखने को मिलेगा। तो मैं समझती हूँ कि हर सदस्य अपने अपने पार्टियों को लेकर के बहुत अच्छे से और बखूबी से चल रही है, और अभी दूसरा चरण बाकी है, तो देखते हैं आगे। अभी तो कहना मुश्किल है कि किस तरीके में क्या। तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए प्रियल आनंद जी, आपको ब्रेक से पहले जहां पर रोका था, जिस प्रश्न पर रोका था, एक बार अपनी बात पूरी कर लीजिए। प्रियल आनंद जी, देखिए, चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा की जो चीजें देखने को आ रही है, और अभी जो एक नई करंट सिचुएशन आई है आम आदमी पार्टी का आना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत बड़ा संजोग है। क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस हर चुनाव में, इनके हर स्टेज में जो इनके प्रत्याशी हैं और जो भी सारी चीजें इनके गिरावट में देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को एकजुट होकर के गुजरात के आने वाले चुनाव में या गुजरात के आने वाले दिनों में एक नया संदेश और नए उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि भाजपा के जिस हिसाब से स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट्स सामने आ रहे हैं, और जिस हिसाब से आप देखें कि चुनाव में इनकी बढ़ोतरियां हो रही है, और जिस हिसाब से लोगों में एक जागरूकता आ रही है, एक जागरूकता जो हमें कई टाइम से देखने को नहीं मिलता था, जो एक चुनाव का इम्पोर्टेंस था लोगों के बीच में, और
जो इम्पोर्टेंस और जो एक महत्वपूर्णता आज उनको समझ में आ रही है, वो एक बहुत अच्छी बात है कि अपने देश के प्रति जो उनको एक सजगता देखने को मिल रही है, ये बहुत ही सराहनीय है। प्रियल आनंद जी, थोड़ी देर आपको यहाँ पर सारी चीजें बहुत जरूरी है आने वाले चुनाव। प्रियल आनंद जी, थोड़ी देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, थोड़ी देर आपको रोकना चाहूंगी। कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। रतन जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि किस प्रकार गुजरात में मोदी जी के जो दो दोस्त हैं, एक केजरीवाल जी और एक ओवैसी साहब, भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए गुजरात में डेरा डालकर और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अपनी हार से बौखलाए प्रधानमंत्री मोदी जी खुद गली गली में घूम रहे हैं। अगर आपने इतना काम किया है, इतना बेहतरीन काम किया है गुजरात के लिए, गुजरात का मॉडल आपने देश में पेश किया है, तो आपको गली गली घूमने की क्या जरूरत है? बहुत से प्रधानमंत्री इस देश ने दिए हैं, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री कभी ऐसा प्रचार नहीं किया विधानसभा में, एमसीडी के चुनाव में। चलिए ठीक है, आपके उत्तर ले लेते हैं, बीजेपी से उत्तर ले लेते हैं। रतन जी, उत्तर ले लेते हैं। प्रदीप जी, सुन लिया होगा आपने, कांग्रेस को तमाम तरीके के प्रश्न आप पर खड़े कर दिए हैं। बात जहरीली शराब हो, किसानों का मुद्दा हो, ये मरोली का हादसा हो, ये तमाम तरीके के जो है, मोरबी का हादसा हो, ये तमाम तरीके की जो है सवाल कहीं ना कहीं आप पर खड़ा कर दिए हैं। और आप माने ना माने, महंगाई के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर तो अभी कुछ तस्वीरें सामने आई थी जहां पर कांग्रेस विधायक जो है अपनी साइकिल के पीछे सिलेंडर लेकर वोट करते हुए जा रहे थे। तो इस तरीके से भी चीजें सामने आ रही है। सर, तमाम तरीके के प्रश्न आप पर खड़े हो चुके हैं, पहले उत्तर दे दीजिए कांग्रेस को। देखिए, जो कांग्रेस जो उत्तर मांग रही है, इस प्रश्न का उत्तर मैं समझता हूँ कि हमारे प्रवक्ताओं ने, पार्टी के नेताओं ने एक नहीं हजारों बार दे चुकी है। मगर सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, ये उस सब पुरानी चीजें को फॉरवर्ड करते रहते हैं। अभी जैसे अभी बात कर रहे थे नशीले पदार्थों की, कि रिपोर्ट के ऊपर नशीले पदार्थ मिले और उसके नशा में युवा डूबे हुए हैं। अरे मेरे दोस्त, अगर नशीला पदार्थ अगर बाजार में आ जाता तो दूर से ना उसको पकड़ने का जो काम किया, वो बहुत बड़ा एक उपलब्धि है जिस भी संस्थान ने पकड़ा। पहली चीज, आप जो चुनाव की आप जो दावे ठोक रहे हैं सरकार बनाने के, सबसे बड़ा विषय यही है कि आपके कोई सेलिब्रिटी तो गुजरात पहुंचे नहीं, पहले तो वैसे ही हारे हुए हैं आप। ना तो आपने वहां जाके अपने कार्यकर्ताओं में हौसला ना उनमें दम भरा तो चुनाव लड़ते। और जो आप विकास की बात कर रहे हैं, मेरे साथी जो प्रवक्ता बैठी हैं, मेरे साथ जो विश्लेषक बैठे हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा कि इतने लंबे वर्ष तक अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां काम किया तो वो उपलब्धियां हैं और जनता ने प्यार दिया, चुना है। अगर ये उपलब्धियां ना होती तो इतने लंबे वर्ष तक हम लोग नहीं बैठते। आप देखिए, गुजरात की तरफ से राहुल जी निकले तो क्या देखा आपने को? आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी गुजरात गई। ये तो वो लोग पश्चिम बंगाल भी नहीं जाते, ये तो वो लोग गोवा भी नहीं जाते, और दावे करते हैं बैठ के टीवी पे कि हमारी सरकार बन रही है, सरकार बना रहे हैं और ये अराजकता है दुनिया भर के। अरे अराजकता तो आपने फैला रखी थी, गुजरात को आपने दंगों में झोंक रखा था। अपने नेताओं से पूछिए ना, राहुल गांधी जी गुजरात से निकले, बोलिए ना गांधीधाम होते हुए जाते, क्यों नहीं गए? रण की तरफ से होते हुए जाते, कच्छ की तरफ से होते जाते, पता लगता पसीना कैसे बहता है। वहाँ लाइट पहुंचती है नहीं पहुंचती है? आप कभी गुजरात को घूमिए तो सही, गुजरात है क्या? गुजरात के ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ कभी कहना संभव नहीं है बिजली पानी पहुंचाना, वहाँ सरकार ने काम किया है। ये उपलब्धि है सरकार की वहां पे, इसलिए आज जनता वोट देती है भारतीय जनता पार्टी को। आदरणीय मोदी जी को चाहने वाले हैं। जो आप प्रधानमंत्री की जो बात कर रहे हैं, आप जो बैठ के झूठ बोला भी आपने कि पार्लियामेंट में सवाल पूछते हैं और ये माइक बंद कर देते हैं। कभी पूछिएगा राहुल जी से कि आंखों से इशारा कैसे करते हैं क्वेश्चन पूछने के बाद, क्योंकि आप लोगों ने सदैव प्रश्न पूछे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसका आंसर लेने की कोशिश नहीं करी। क्यों? क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के माध्यम से जो आपने सवाल सरकार पे, जनता की चुनी हुई सरकार पे उठाया है, उसके अगर सवाल के जवाब आप सुनते तो शायद हो सकता है कि आप रहे सही जगह से आप जीरो हो जाते। और अभी आप बलात्कार की बात कर रहे थे श्रीमान, तो बता देता हूं कि अगर देश में नंबर 1 है तो वो राजस्थान है। कभी राजस्थान की जनता से पूछिए कि आप स्वास्थ्य को लेकर कितने पीड़ित हैं। जनता की माँ बहनों बेटियों से पूछिए आप जो है अपनी सुरक्षा को लेकर कितने आप कितने सजग हैं। रतन जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। कुलदीप सेंगर जी जेल के अंदर है। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ? मैंने आपको पूरा सुना ना। आप बलात्कार की बातें करते हैं, आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अब आपने उत्तर तो दे ही दिया है, रिएक्शन सुन लेते हैं ना,
सुन लेते हैं, आपने उत्तर तो दे दिया है कांग्रेस को, जिस तरीके से सवाल आप पे खड़े किए थे आंसर आपने दे दिया ना, सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। एक सवाल पूछना चाहूंगा लास्ट में रतन जी से कि गुजरात की जनता आपको वोट क्यों दे, इस सवाल का और जवाब दे दीजिए आप मुझे। बता दीजिए रतन जी, क्यों आपको गुजरात की जनता वोट दे? मैं बताता हूँ, गुजरात 27 साल से बेहाल है। हमने गुजरात में युवाओं की आवाज बुलंद की, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी, महिलाओं की लड़ाई लड़ी, किसानों की लड़ाई लड़ी, जहरीली शराब में मारे गए लोगों के साथ खड़े हुए, ड्रग्स में नशे की चपेट में आ रहे युवाओं की बात की, मोरबी पुल गिरने से सैकड़ों लोग मारे गए उनकी बात की, किसानों में जो व्यापारी है जो जीएसटी लगा के उनका कबाड़ा कर दिया उनके साथ हम खड़े रहे। हमने गुजरात के हर मुद्दे को उठाया है। इसके लिए गुजरात की जनता कांग्रेस पार्टी को वोट देगी। नंबर 2, आपने बलात्कार का बात किया, बलात्कार नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ? राहुल जी प्रियंका जी जब हाथरस गए तो उनको किस प्रकार रोका गया? उस लड़की को, उस गरीब लड़की को रात के अंधेरे में जला दिया गया। आपने उन्नाव में देखा, उस लड़की के साथ बलात्कार करने वाला कौन था? आपका ही विधायक कुलदीप सेंगर था जो आज जेल में बंद है। आप बलात्कार के ऊपर बात करते, आपके ऊपर शोभा नहीं देता। आप जैसे लोगों ने इस देश को 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था। आप लोगों ने हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। और आपके ही गृह मंत्री अमित शाह आके बोलते हैं ये तो जुमला है, ये तो चुनावी भाषण है। आपके ऊपर विश्वास कौन करेगा? आप अपनी नैतिकता खो चुके हैं। आप इस देश को धोखा देना जानते हैं और धोखा दे रहे हैं। गुजरात की जनता मूर्ख नहीं है, जवाब देगी। अभी चुनाव हो रहा है, परिणाम सामने आ जाएगा। चलिए ठीक है। प्रियल आनंद जी, आप भी कुछ कहना चाह रही थी, रखिए अपनी बात। बिल्कुल, जिस हिसाब से भटनागर जी और तिवारी साहब अपनी बातों को पेश कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इनकी बातों से सहमत हूं। लेकिन जिस आवाज की बुलंदी से तिवारी जी अपने कांग्रेस पार्टी की परचम को लहरा रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय बात है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि तिवारी जी, कांग्रेस लीडर सुल्तान अंसारी भी गैंग रेप के मामले में अंदर गए थे झारखंड के। मोहम्मद जी छत्तीसगढ़ में गैंग रेप के मामले में अंदर गए थे छत्तीसगढ़ से। ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी और नेता हैं जो कांग्रेस के अंदर है और वो कहीं ना कहीं गैंग रेप के मामले में आज भी अंदर है या उनपे आज भी कार्रवाई चल रही है। बात यहाँ पे कांग्रेस, भाजपा या आम आदमी पार्टी की नहीं है। चलिए थोड़ी देर प्रियल आनंद जी, थोड़ी देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। सीधे तस्वीर है, एएनबी न्यूज आपको दिखा रहा है, जहां पर रविंद्र जडेजा वोटिंग करने के लिए पहुंच चुके हैं, अपना मत का प्रयोग करने के लिए वो पहुंच चुके हैं। अपनी धर्मपत्नी के साथ, रिवावा जडेजा के साथ वो मतदान स्थल पर पहुंच चुके हैं। तस्वीर है, एएनबी न्यूज आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा जडेजा जामनगर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। जामनगर सीट से ये उम्मीदवार हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एएनबी न्यूज आपको दिखा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि रविंद्र जडेजा जो है अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। तस्वीरें तो आपको बता दें कि आज गुजरात में पहले फेज के चुनाव हो रहे हैं, जिस पर आपको बता दें कि कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी हुई है। उसी कड़ी में आपको बता दें कि रविवा जडेजा ने कुछ देर पहले अपने मत का प्रयोग किया। अब इसी कड़ी में उनके पति यानी कि रविंद्र जडेजा ने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया है। मतदान स्थल से वो निकल चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों में एक अलग उत्साह, एक अलग उमंग इस दौरान देखने को मिल रही है। तो चलिए, लगातार हमारे सभी जो मेहमान हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जी प्रियल आनंद जी, रखिए अपनी बात। मैं तिवारी साहब से यही बोलना चाहूंगी कि आप रेप हो या प्रत्याशियों के साथ खड़े होने की बात, जो दोषारोपण है वो छोड़े, क्योंकि ये सदियों से चली आ रही, ये जो एक कथित चीजें हैं ये चली आ रही है। चाहे आप अभी गुजरात इलेक्शन के अंदर जो इनके
प्रत्याशी है सूरत से जिग्नेश मानवी जी, इन्होंने भी कांग्रेस के अंदर रहते हुए इस बार गुजरात चुनाव के लिए अल्लाह होगा अकबर जैसे स्टेटमेंट रिपीट करी है। और ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो आज भी कांग्रेस के अंदर रह करके मुसलमानों के साथ खड़े होने के साथ साथ उनकी बहुत सारी चीजें रिपीट करी है। तो बात रही यहाँ पे एक रोड मैप तय करने की, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ से देख रही हूँ कि सारे के सारे जितने भी यहाँ पे चुनाव प्रसार हो रहे हैं वो असली मुद्दे से भटक रहे हैं। और हमारे आवाम को असली मुद्दे से भटकाना ये कहीं की बात अच्छी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो बीते दिनों में कई सारी चीजें हो, कोविड के बाद अगर देखा जाए तो रोजगार के मामले हो, औरतों का साथ देना हो या उनकी सुरक्षा बल का साथ देना हो, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आज भी गुजरात कई गांवों में बहुत पीछे है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वहाँ के जितने भी प्रत्याशी हैं, चलिए ठीक है, वापस आपके पास लौटूंगी वर्कआउट करना चाहिए उनका। प्रियलानंद जी वापस आपके पास लौटूंगी, सीधा रुख बीजेपी का कर लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी यहाँ पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, बात कर ली जाए पीएम मोदी के चेहरे की, अगर बात कर ली जाए, आप पीएम फेस को लेकर हर जगह जाते हैं, बात हिमाचल की कर ली जाए, बात गुजरात की कर ली जाए, या बात दिल्ली के दंगल यानी एमसीडी चुनाव की कर ली जाए, तो आप हर जगह पीएम मोदी का चेहरा सबके सामने रखता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा विपक्षी पार्टियां कह रही है। वो कहती है कि हर जगह जहां पर भी बीजेपी जाती है अपने पीएम फेस को रखती है, यानी कि बीजेपी पूरी तरीके से पीएम फेस पर डिपेंड है। क्या कहेंगे सर? मुझे बड़ी हंसी आती है इन पे, और मुझे वो एक रफी जी का गाना याद आता है कि अब चैन से रहने दो मेरे पास ना हो। तो थोड़ा सा ये डर जो है अच्छा लगता है और होना भी चाहिए। जिन प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और हमारे नेता भी हैं। ये आज की बात नहीं है। जब इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ी तो भी वो प्रचार प्रसार के लिए राज्यों में जाया करती थी। राजीव गांधी जी भी जाया करते थे, ये नई चीज नहीं है। क्या मनमोहन सिंह जी नहीं गए क्या? अरे भाई, एक नेता हैं, एक पार्टी के नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री, उनका पहले अधिकार है नेता की तरह जाना, वोट मांगना। अगर आपके नेता नहीं जाना चाहते, आपके नेताओं में हिम्मत नहीं है कभी जनता के बीच में जाना और उनसे निगाह मिलाना, क्योंकि उनके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, तो निगाह कहां से मिलाएं? तो इसलिए बेचारे कहीं जा नहीं रहे। और जो जा रहे हैं सवाल उठा रहे हैं कि आपने इतना विकास किया, आपने इतना विकास किया, तो प्रधानमंत्री जी को क्यों जाना पड़ रहा है? अरे भैया, जनता के बीच में झोली फैला के जाना पड़ता है मांगने के लिए। घमंड अहंकार नहीं चलता। जो घमंड अहंकार दिखाते हैं, जो दिखाते हैं हम बड़े बेफिक्र हैं और हम घर बिना वोट मांगे जीत जाएंगे, ये उनके लिए एक डंडा होता है जनता का, ये ले तुझे सीधा कर देते हैं इस बार। तो इसलिए जनता के बीच में अपनी बातों को रखने और जनता की बातें सुनने के लिए नेता और नेतृत्व को समाज और अपने वोटर के आगे जाना चाहिए। उसको पता लगनी चाहिए कि मेरी वैल्यू क्या है, कि मेरे से वोट मांगने देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता आया है। ये साधारणता है, ये एक शैली है देश की। मैं देखिए तिवारी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज मैं आप, हाँ तो थोड़ा सुन लीजिए आप। अब आपके डर के मारे राहुल जी नहीं जाना चाहते, बाबा जी बन गए हैं वो। अब तो ये देखिए कि कहीं वो कैलाश पर्वत ना चले जाए तपस्या करने के लिए। तो थोड़ा सा देखिए आप जो जिस भारत जोड़ो यात्रा को निकाल रहे हैं, इस भारत को तोड़ने का 1947 में आपने काम किया। आज जवाहरलाल जी नहीं है, उनसे सवाल पूछना चाहिए था अगर होते तो, और जरूर पूछते हम मंच के माध्यम से कि बंटवारा देश का क्यों किया, बंटवारा करने वालों को फांसी क्यों नहीं चढ़ा दिया गया। ये चीजें बड़ी हैं कि आज जो देश जोड़ों को कर रहे हैं, ये देश तोड़ने वाले लोग हैं। इनको धारा 370 चाहिए, ये सीए के विरोधी हैं, ये किसानों के जो फायदे की चीजें इसके विरोधी हैं। अगर देश में परिवर्तन आया नोटबंदी का तो ये उसके विरोधी हैं। चलिए ठीक है भटनागर जी, ठीक है, वापस लौटूंगी भटनागर जी, वापस लौटूंगी। रतन जी, सुन लिया, जनता के बीच जाना पड़ता है, झोली फैलानी पड़ती है, सुन लिया होगा आपने बीजेपी को, दे दीजिए आंसर। मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे अच्छे प्रवक्ता भाजपा के, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा इसलिए की कि जनता के समस्याओं को समझे, जनता को नब्ज को समझे और जनता के बीच में जाकर उनकी आवाज कैसे बुलंद करे आने वाले दिनों में, वो राहुल गांधी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 8 सालों में बता दे कि कितने बार उन्होंने पत्रकार परिषद किया है। प्रधानमंत्री जी ये बता दे कितने बार वो जनता की बातों को सुना है। प्रधानमंत्री जी पिछले 8 सालों में एक भी ऐसा काम बता दे जिससे जनता को फायदा हुआ है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी करके सैकड़ों लोगों को लाइन में लगवा के उनकी जान ले ली। प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी ला के व्यापार का कबाड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री ने इस देश में गलत नीतियों से उनके कोरोना फैले जाने से लाखों लोग मौत के मुंह में चले गए। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 सालों में सिर्फ ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके किस प्रकार एक चुनी हुई हर राज्यों की सरकार को जबरन बनवाना, जबरन सरकार को तोड़ना, खरीद फरोख्त करके सरकारें चलाने का काम इन्होंने किया है। अगर ये 8 सालों में सिर्फ देश की जनता के लिए 2 घंटा अगर समय निकाल देते तो गैस का सिलेंडर 400 रुपए से 1100 नहीं पहुंच जाता, पेट्रोल 60 रुपए से 110 रुपया नहीं पहुंच जाता। लेकिन इन्होंने गलत नीति, सिर्फ सत्ता पे किस प्रकार काबिज रहना, उसके लिए इन्होंने काम किया है। ये बोलते हैं कि हमको जाना चाहिए और राहुल गांधी जी के ऊपर इन्होंने टिप्पणी की कि आने वाले समय में राहुल गांधी मानसरोवर चले जाएंगे। अरे भैया, वो तो सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने महाशिव भक्त हैं, वो शिव के चरणों में हमेशा रहते हैं। आपने देखा किस प्रकार महाकाल में वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो आप राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणी क्यों करते हैं? आप मोदी जी से पूछिए कि अच्छे दिन कब आएंगे, 15 लाख रोजगार कब मिलेगा। ऐसा भटनागर जी, कब आएंगे अच्छे दिन? कांग्रेस को नहीं दिख रहे अच्छे दिन, आप बता दीजिए कब आएंगे अच्छे दिन। तो थोड़ा सा मैं तो यही पूछना चाहूंगा, अच्छे दिन के लिए तो इंदिरा गांधी जी से भी जनता ने उम्मीद करी थी। अच्छे दिन के तो राजीव जी से भी करे थे, मनमोहन सिंह जी से भी करे थे, उन्होंने अच्छे दिन ला के दे दिए। आज आपको जो अच्छे दिन चाहिए, ये जो आप बात कर रहे हैं राहुल जी की टिप्पा टिप्पणी की, जिसका जनाधार खत्म होता है वही रोड पे इस प्रकार घूमता है। और मगर उत्तर प्रदेश से नहीं निकलता है, दिल्ली से नहीं निकलते हैं। क्यों? क्योंकि बेचारे ये वही हैं जहाँ सांसद 2 बचे थे, 2 से भी 0 हो गए उत्तर प्रदेश में। 300 से ऊपर सीटों पे, 300 क्या 350 सीटों से ऊपर जमानत जब्त हो गई इन लोगों की। जहां से चुन के आते थे और जनता के बीच में प्रधानमंत्री बनते थे, उत्तर प्रदेश इनके लिए वो था। अगर आपकी उपलब्धियां होती तो आज आपका हाल क्यों होता? जो आप नोटबंदी की बात कर रहे हैं, हजारों सैकड़ों बोले, श्रीमान आप मुझे एक बात बता दीजिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, जितने भी कांग्रेस के नेता या आम आदमी पार्टी के नेता मुझे ये बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री ने, देश के मंत्रियों ने जनता के बीच में सरकार के हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, जनता के हॉस्पिटल में जाके कोविड का इंजेक्शन लगवाया और 200 करोड़ जनता ने इंजेक्शन लगवाए और वो भी मुफ्त। और आप लोगों ने क्या कहा था कि ये बीजेपी की इंजेक्शन है, बीजेपी का कोविड का इंजेक्शन है। आप बता दीजिए, आपकी जनता, आपने सरकार, आप लोग जनता के बीच में जनता के नुमाइंदे बनते हैं, तो बताइए आपने कोविड के इंजेक्शन के लिए क्या अवेयरनेस फैलाई? आपके राहुल गांधी जी ने इस सरकारी हॉस्पिटल में जाकर कोविड का इंजेक्शन लगवाया? तो क्या विरोधी थे? सुन लीजिए, मैं एक और बताता हूँ आपको। मैं आज जो गुजरात में चुनाव हो रहे, बड़ा अहम सवाल जवाब है मेरी बात का, समझिएगा मेरी बात को। आज जो गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, देखिए कि जनता के बीच में और जनता जनताओं के बीच में बैठ रही है और बिना मास्क के बैठ रही है। और आज भी चाइना के अंदर 6 करोड़ उनके नागरिक पीड़ित है कोरोना से, और उन पे क्या जुल्म ढाए जा रहे हैं। देखिए, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कोरोना के लिए लड़ाई लड़ी और जनता आज बिना मास्क के घूम रही है। श्रीमान, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लोगों ने उसके अवेयरनेस के लिए, उसके फायदे के जनता के बीच में गए नहीं कभी आप। चलिए ठीक है, कभी आपने फायदे बताए नहीं। ठीक है भटनागर जी। रतन जी, आप लोग तो वो है आपके कि पास आप भी तो आईसीयू का बेड तक भेज देते हैं राजस्थान के अंदर, आप लोग वो हैं। भटनागर जी, केंद्र सरकार ने आईसीयू का बेड भेजे, उनको बेच दिया इन लोगों ने 21 करोड़ रुपए के। चलिए ठीक है भटनागर जी। रतन जी, आपके पास भी वापस लौटूंगी, लेकिन सीधा रुख राजनीतिक विश्लेषज्ञ प्रियल आनंद जी का कर लेते हैं। मैम, यहाँ तो आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है, बात आम आदमी पार्टी की कर लेते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है, तो बात आम आदमी पार्टी की, तो केजरीवाल को भविष्यवाणी करने का, सीएम केजरीवाल को भविष्यवाणी करने का बहुत शौक है। पंजाब में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये सीएम हारेगा और हमारी सरकार बनेगी, और यहाँ गुजरात में भी भविष्यवाणी कर दी है। देखिए, हमारी जनता को काफी सदियों से, मतलब इट्स बीन अ डिकेड नाउ, क्योंकि क्या है कि कांग्रेस और भाजपा सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही लगा सकते हैं, और इनकी चीजों में कहीं ना कहीं अगर सफर हो रही है तो हमारी जनता हो रही है, हमारे यंगस्टर्स हो रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आम आदमी पार्टी की एक बहुत अच्छी पदचिन्ह ये है कि अगर वो एक चीज को निर्धारित करते हैं तो बहुत डिसिप्लिन
बाइनरी वे में लेकर के चलते, चाहे आप पंजाब इलेक्शन को या पंजाब चुनाव को उठा करके देखें या एमसीडी के चुनाव आप दिल्ली को देखें, क्योंकि उनकी जो एक रणनीति है वो बहुत ही ज्यादा एक तय रणनीति होती है और उनके हिसाब से वो चलते हैं। सबसे अच्छी बात ये है उनके हर कैंडिडेट में उनकी रणनीति दिखाई देती है। कांग्रेस और भाजपा के अंदर ये रणनीति कहीं दिखाई नहीं देती है। जैसा मैंने अभी भटनागर साहब को सुना कि ये कर सकते थे, वो ये कर सकते थे, तो बहुत सारी चीजें ये लोग पहले भी कर सकते थे। रही बात डिमोनेटाइजेशन के टाइम की, तो भटनागर साहब मैं ये आपसे ये पूछना चाहूंगी, जब ट्रंप जी गुजरात में आए थे, करोड़ों की संपत्ति और करोड़ों लगा करके वहां पे एक स्टेडियम तैयार किया गया। आज अगर वो करोड़ों गुजरात के आवाज पे लगती तो शायद आप गुजरात का व्यापार, गुजरात की चीजें, गुजरात का एक वेलफेयर एक अलग ही ढांचा होता। तो रणनीति के तौर पे अगर देखा जाए तो भाजपा की रणनीति भारत जोड़ो रणनीति नहीं होती है, भारत कट्टरपंथी रणनीति पर चलती है। ये हर जनता जानती है और हर लोगों से ये मुखिम चलता आया है और यही चलती रहती है। अगर भाजपा के सामने आज कोई अपना एक शब्द भी खोल दे तो आज दूसरे दिन या सेम डे ईडी की छापा पड़ जाएगी। तो बिल्कुल रतन तिवारी जी की बात से मैं ये बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं आज लोकतंत्र नहीं रह गया है, कहीं ना कहीं आज एक तानाशाह देश जरूर बन रहा है। और इसमें मैं यही सोचती हूँ कि आम आदमी पार्टी का आना और इस चुनाव में एक नया चयन शुरू करना ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं। और आगे चल करके इस चीजों को देखा जाए तो कई एक ये जो त्रिकोणीय रणनीति चल रही है इसमें देखने को मिल सकता है कि आगे किस चीजें को हम देख सकते हैं। आगे हमें नए क्या फेक प्रॉमिसेस जो अभी तक हमें मिलते आ रहे हैं उस चीज पे आम आदमी पार्टी कितनी खरी उतरती है और आम आदमी पार्टी से हम अपनी एक जो विचारधारा है और विचार शैली है वो हम कितना मिला सकते हैं। चलिए ठीक है, भटनागर जी कुछ कहना चाह रहे थे। भटनागर जी रखिए अपनी बात। जी जी, अभी मैं कुछ सवाल करे गए थे, मैं थोड़ा सा अभी एक सबसे बड़ा सवाल आप लोगों ने ये करा था आपने कि हम लोग एक दूसरे को कटाक्ष करते हैं। मैं इतनी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी कटाक्ष नहीं करती, केवल सवालों का जवाब देती है। आप अगर उपलब्धि की बात करेंगे तो मैं रेगुलर 1 घंटा उपलब्धियों पे बोल सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, राज्यों पे भी और केंद्र पे भी। और मुझसे आप हर राज्य के बारे में या केंद्र के बारे में उपलब्धियां पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा रेगुलर। मैं कटाक्ष करने के लिए नहीं आया। अगर विपक्ष बैठा है और सवाल का जवाब तो मैंने बोला ही नहीं, आरोप प्रत्यारोप बोला भटनागर जी। चलिए ठीक है, रखिए अपनी बात। मैं आरोप प्रत्यारोप ही कह रहा हूँ, ना तो मैं आरोप लगाने आया हूँ। देखो जब आरोप लगता है तो उसका जवाब देना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो जनता के बीच में आपको समझा जाएगा कि आपसे कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। अगर विदेश के विकास के लिए, अगर हमने और प्रदेश के विकास के लिए हमने क्या किया, मैं रेगुलर आप जितना पूछेंगे मैं हर चीज के बारे में बारीकी से बता सकता हूँ। और मैं आपको उपलब्धि बता रहा हूँ एक छोटी सी। अगर कटाक्ष की बात कहते हैं कि दीपावली पे इस भारतवर्ष की जनता ने, भारतवर्ष के व्यापारियों ने और केवल भारत में रह के 85,000 करोड़ से ऊपर का व्यापार करा। ये सरकार की उपलब्धियां, सरकार की ये जागरूकता है कि आप लोग लोकल वोकल की बात करते हो। अरे आप तो बात करते हो सिंगापुर टाइम्स की, आप लोग करते हो और न्यूयॉर्क टाइम्स की। आप विदेश में जाके अपने देश की कितनी बड़ी उपलब्धियां बताते हो, देश की कितनी तारीफ करते हो, ये चीज देखने वाली है। ये आपको अपनी शैली चेंज करनी पड़ेगी। आज तक जनता यही नहीं समझ पाई कि कांग्रेस खुश किसका करना चाहती है। क्या वो बुद्धिजीवियों को खुश करना चाहती है या विदेशियों को खुश करना चाहती है, चाइना खुश करना चाहती है या फिर वो आंदोलन जीवियों खुश करना चाहती है। कांग्रेस को ये भी स्पष्ट करना चाहिए। और आप जो आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं आप, आपने देखा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो आपने जो घोषणा करी थी आदरणीय अरविंद जी केजरीवाल ने, वो खुद उनको गाली बककर और देशद्रोह बोल के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। तो ये चीजें मैं बताना चाहूंगा कि जब गुजरात तो गए, ये दिल्ली मॉडल तो लेके गए, मगर दिल्ली मॉडल को दिखा नहीं रहे वहां पे। देखिए एमसीडी के अंदर चुनाव चल रहा है और केजरीवाल जी और उनके साथी चिल्ला रहे हैं केजरीवाल तो मुमकिन है, केजरीवाल तो मुमकिन है। अरे केजरीवाल तो मुमकिन है, पंजाब के अंदर आप कांग्रेस, मैं आप पे एलिगेशन लगा रहा हूँ कि जिस सत्ता को छोड़ के कांग्रेस विपक्ष में बैठी है एक बड़ी भूमिका में, और जो आप छोड़ गए उसे 3 गुना वहां नशे का व्यापार और नशीले पदार्थ बच्चे और बेटियां वहां ले रही हैं।
और आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि आपका मुख्यमंत्री जो एडवांस मुख्यमंत्री आपने बनाया चन्नी जी, वो बेचारे खुद रेत माफिया निकले। अफसोस की बात तो ये निकली। आपको नशे की याद तो आई, मगर आप पंजाब में क्यों नहीं विरोध करते? जवाब देना चाह रहे रतन जी। इतनी त्रास है पंजाब के जो युवा हैं, पंजाब के लोग हैं विभिन्न राज्यों में, पता आपको पंजाब के नागरिक एक धन इकट्ठा करके गुजरात के अंदर घूम रहे हैं, भैया केजरीवाल को वोट मत देना, इसने हमारा पंजाब खराब कर दिया और नशे में जितना कांग्रेस ने डुबाया उससे 3 गुना डुबो दिया। चलिए ठीक है, भटनागर जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं रतन जी, रखिए अपनी बात। भटनागर जी को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आज मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, भटकेगा नहीं। लेकिन ये नेहरू जी के ऊपर चले जाते हैं, पंजाब में चले जाते हैं, फिर दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली से फिर अन्य जगह चले जाते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप गुजरात पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए, महंगाई पे बात करिए, अच्छे दिन पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए। आप गोल गोल मत घुमाइए इस देश को, आप इस देश को, जनता को गोल गोल मत घुमाइए। आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के गुजरात को तबाह कर दिया, आपने महात्मा गांधी जी के गुजरात को रतन जी बीजेपी की बहुत उम्मीद है। एक चन्नी जी पर जो उन्होंने सवाल किया है उसे बता दीजिए रतन जी। 27 साल संबंध हमारे आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं कि जनता ने ये तय कर लिया है कि गुजरात में हित में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। एक ऐतिहासिक मतदान आज गुजरात के हर एक कोने में हो रहा है। गुजरात की जनता गुजरात के हित में ये चुनाव लड़ रही है। आप देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ रही है, गुजरात के हित में ये चुनाव लड़ रही है। गुजरात की जनता के साथ मिलकर हम एक नया इतिहास बनाएंगे। आज मजूरा विधानसभा के मेरे सभी नागरिकों को मैं हाथ जोड़ के वंदन किया है। मेरी माता के मां अम्बा के आशीर्वाद लेके मेरे क्षेत्र की माताओं की सेवा के लिए मैंने मतदान किया है। मेरे राज्य के सभी युवाओं को मैं 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अपने मतदान का जरूर से उपयोग करना। मतदान का उपयोग करके गुजरात की जनता के हित में टीम गुजरात के तौर पे हम जिस प्रकार से पिछले कई सालों से ये गुजरात को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार से गुजरात के कोने कोने में ये वक्त भी गुजरात के हित के लोगों की जीत हो। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिक फिर से एक बार 2022 से 27 तक गुजरात की जनता की सेवा करे, ऐसा मौका फिर से एक बार गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी टीम गुजरात के तौर पे देश भर में उभरेगी। देखिए, जिस प्रकार से गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ रही है, गुजरात तोड़ने वाले लोगों को जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है। उसको देख के मैं ये जरूर कह पा रहा हूं कि एक नया इतिहास लिखेंगे। गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी गुजरात के हित में, ये राज्य के नागरिकों के हित में हम एक नया इतिहास लिखेंगे। 2002 से हमारे राज्य पे, हमारे लोगों पे जिस प्रकार से कहीं ना कहीं दमन होते थे, जिस प्रकार से ये राज्य के नागरिक और भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को बनाने के लिए संघर्ष और साहस किया है, हम सबने इसको देखा है। हम सबने देखा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता ने संघर्ष और साहस करके गुजरात में कानून व्यवस्था बनाई। गुजरात आज देश भर में युवाओं को रोजगारी देने में नंबर 1 राज्य बना। गुजरात के हर एक गांव तक बिजली पहुंची, गुजरात के हर एक गांव तक पानी पहुंचा। गुजरात के 1.5 करोड़ घरों में मोदी जी ने 5-5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत कार्ड पहुंचाया। चलिए, अभी आपने गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी को सुना, जिन्होंने कहा कि एक नया इतिहास हम लिखने जा रहे हैं। चलिए रतन जी, रखिए अपनी बात। मैं अपनी बात रख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता जी से मैं निवेदन करता हूं कि आज आप गुजरात के मुद्दे पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए, किसानों पे बात करिए, महिलाओं पे बात करिए, किसानों पे बात करिए, अच्छे दिन पे बात करिए। आप पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र को बाद में देख लेंगे। आप मुद्दे पे बात करिए कि आपने पिछले 27 सालों में आप तो दिया क्या। आप खुद ही गुजराती बात नहीं करना चाहते हैं।
चलिए रतन जी को बोलने दीजिए, भटनागर जी एक बार रतन जी को बोलने दीजिए। रतन जी। भटनागर जी, मैं गुजरात में आता रहता हूँ, अहमदाबाद भी जाता हूँ, सूरत भी जाता हूँ, बड़ोदरा भी जाता हूँ। तमाम गुजरात की गलियों में जब मैं जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ, ये पाता हूँ कि गुजरात में सड़कें किस प्रकार धंस रही है। इस प्रकार युवा सड़क पे जोमेटो और स्विगी बेचते हुए मुझे पाए जाते हैं और कहते हैं कि गुजरात में बेरोजगारी छाई हुई है। जब महिलाओं से मैं बात करता हूं तो महिलाएं कहती हैं कि हम घर से बाहर निकलने के लिए डरा करते हैं। किसानों से जब मिलते हैं तो किसान कहते हैं कि हमको जो हमारा एमएसपी मोदी जी देने वाले थे दुगना, वो हमको नहीं मिल पा रहा है। जब कोरोना में पीड़ित लोगों से मैं मिलता हूं तो कहते हैं कि हमारे परिवार का ये सदस्य अपनी जान गंवा दिया, लेकिन हमको मुआवजा नहीं मिला। तो तमाम समस्याएं देखने को मिलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती झूठ बोलती है, जोर से बोलती है और दबंगई से बोलती है। ये नहीं चलने वाला है। चलिए ठीक है। प्रियलानंद जी आप भी कुछ कहना चाह रही थी, रखिए अपनी बात। प्रियलानंद जी। देखिए, अगर देखा जाए तो गुजरात की जो एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कहीं ना कहीं नवंबर 2021 से काफी ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और जो एक अनएम्प्लॉयमेंट की बात रतन जी ने जो कही, मैं उस बात से काफी ज्यादा सहमत हूँ कि आने वाले समय में जो हमारे यंगस्टर हैं, जो हमारे युवा, जो हमारे देश के एक जो युवा है वो कहीं ना कहीं अपनी चीजों से बहुत ही ज्यादा भटक रहे हैं। उनको उनके लिए एक रोजगार की जो एक हायरार्की अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं उनको नहीं समझ आ रही है। इतनी सारी सीटें वैकेंट है अपने राज्य के अंदर, अपने केंद्र के अंदर, लेकिन आज भी वहां पे बहाली ना के बराबर है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। देखिए, दोष प्रत्यारोप ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि हर एक समाज में हर एक कार्यकर्ता को अपने मंच के थ्रू कहीं ना कहीं अपने जो आसपास की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी गांव हैं, उन सब में कहीं ना कहीं रोजगार की एक प्रवृत्ति देनी चाहिए। जो हमारी गुजरात व्यापार में बहुत आगे है और व्यापारियों का आप देखिए तो व्यापारों का जो एक फेडरेशन चलता है सूरत के अंदर, वो भी 2014 से अगर आप देखें तो उसमें भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। भटनागर जी ने कहा कि गुजरात के अंदर 150 घरों में या 150 जगहों पे या कितने घरों में बिजली पानी की व्यवस्था हो चुकी है। मैं उनसे पूछना चाहूंगी, राजकोट के बगल में इतनी सारी गांव है कि आज भी वहां की महिलाएं को पढ़ाई लिखाई की, वहां की लड़कियों के पढ़ाई लिखाई की कोई सुविधा नहीं है। घरों में पानी नहीं है, जी समय का अभाव है। तो ये कैसा रोजगार है? ये कैसा एक आपका इंक्रीमेंट है? ठीक है प्रियलानंद जी, समय का अभाव है। एक लास्ट कमेंट सभी से ले लेते हैं। 2014 के बाद आज 8 साल में भी ये पूर्ति नहीं की गई है। ठीक है प्रियलानंद जी। चलिए प्रदीप जी एक लास्ट कमेंट। अभी एक बार गुजरात घूम के आइए, पता लगेगा कि जहां बिजली यंत्र जो सोलर पैनल लगे हैं। नागर जी मैं डेली गुजरात घूम के आती हूँ। चलिए ठीक है, अभी प्रियलानंद जी सुन लीजिए, भटनागर जी को एक बार सुन लीजिए। प्रियलानंद जी एक बार सुन लीजिए भटनागर जी को। ठीक है प्रियलानंद जी, समय का अभाव है, एक बार सुन लीजिए भटनागर जी को क्या कहना चाह रहे हैं। एक बार भोजिया गांधीधाम होके आइए, अगर मेकअप ना धुल जाए तो बात रही है। अगर आपको आपकी सरकार को फुर्सत मिले धरातल पे उतर के। भटनागर जी एक लास्ट कमेंट, समय का अभाव है, जल्दी से अपनी बात रखिए। लास्ट कमेंट प्रियलानंद जी, समय बहुत कम है, चीजें के अभाव से जूझ रही है। चलिए ठीक है प्रियलानंद जी, समय का अभाव है। एक लास्ट कमेंट एनबी न्यूज के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, ये जो आंदोलन जीवी हैं इनको वोट की छूट देके इनको समझा दीजिए कि इनकी नहीं चलेगी, जनता की चलेगी। भारत माता की जय। चलिए रतन जी। कि आप चलने थे भटनागर जी तो ज्यादा अच्छी बात है। आपकी तो सरकार ही तानाशाह है, खुद ही सरकार बनाती है। चलिए ठीक है, प्रियलानंद जी को देने दीजिए, लास्ट कमेंट उन्हें देने दीजिए। आप जनता पे छोड़े,
प्रियल आनंद जी एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं, समय का अभाव है। प्रियल आनंद जी एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। रतन जी जल्दी रखिए अपनी बात। सबसे पहले मैं गुजरात की जनता को यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार मोरबी का कांड हुआ, पेपर लीक की और किसानों की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, मैं गुजरात की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। प्रदीप जी, 27 साल के बाद एक महापर्व आपके सामने है। प्रदीप जी, इस महापर्व में झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। कांग्रेस पार्टी के हर उम्मीदवार को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर विजयी बनाए। जय हिंद, जय भारत। चलिए प्रियल आनंद जी जल्दी से अपनी बात रखिए। प्रियल आनंद जी जल्दी से, समय का अभाव है। प्रदीप जी एक मिनट। कहना चाहूंगी भट्टागर जी और रतन जी अपनी अपनी चीजों को छोड़कर कम से कम सही चीजों पर, आवाम की चीजों को समझे। चलिए ठीक है। चलिए आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि गुजरात का चुनाव अब दिलचस्प होता हुआ जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला ये है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। पहले काफी टक्कर देखी जाती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की भी यहाँ पर एंट्री हो गई। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार किसकी सरकार। तो फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम